दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम सल्तनत कालीन वंशों तुगलक, सैयद और लोदी वंश तथा सल्तनत कालीन शासन और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लूसेंट जीके के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले इसमें हम तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। दोस्तों तुगलक वंश का शासन 1320 से 1398 ईस्वी रहा और 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो इस तरह से तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और 8 सितंबर 1320 को वो दिल्ली के गद्दी पर बैठा। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। इसने यानी गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन गयासुद्दीन जो था ये पहला शासक था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया और रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था और इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है दोस्तों आप जान लीजिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। तो कितना विरोधाभासी है आप देखिए। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन उस अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण उसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ योजनाएं क्रियान्वित करनी चाहिए। दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि 1326-27 ईस्वी में किया इसने। राजधानी परिवर्तन 1326-27 में और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 में। खुरासान और कराचिल का अभियान इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और आप जान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए थे, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। और एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स की संज्ञा दी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की एक महत्वपूर्ण योजना थी सांकेतिक मुद्रा। और फरिश्ता एक इतिहासकार है, उसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, जबकि बरनी कहता है कि तांबा की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। और आप देख लीजिए अफ्रीकी यानी मोरक्को का अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था।
इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है और इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है और इसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था और इस पुस्तक का नाम तूती नामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूर्य नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से ये मिला कि दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया था। महाराष्ट्र में दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वो सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद शाह गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए और फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ था। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर अल मोममीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया और जकात वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था और फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो कि उपज का 1/10वां भाग था। दोस्तों, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है फिरोज तुगलक के बारे में कि फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं और फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी और दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी और फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। दोस्तों, फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम फतूहात ए फिरोज शाही है, जिसकी रचना इसने अपनी आत्मकथा के रूप में फतूहात ए फिरोज शाही लिखी है और इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया और इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा और बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई थी और दोस्तों, फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगाना के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया
और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। देखिए, तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और नसीरुद्दीन के समय में ही मलिकुशर्क शर्षक जो है पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तुगलक वंश के बाद आइए सैयद वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि ने धारण करके अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था और खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हुई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी और याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। सैयद वंश के बाद आइए लोदी वंश के बारे में जानते हैं। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को है। तो लोदी वंश अफगान वंश था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया और वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था और बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। भूमि के मापन करवाने के लिए सिकंदर शाह लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ और इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संभवतया दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री यानी वजीर मियाँ भुइया ने 1505 में बनवाई थी। और देखिए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। दोस्तों, अब देख लेते हैं तुगलक, सैयद और लोदी वंश के बाद सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे और अमीरों का जो महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश में। दोस्तों, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया है। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था और बार ए आजम, ये सुल्तान राज की कार्यों का अधिकांश भाग बार ए आजम में पूरा करता था।
मंत्री और उससे संबंधित विभागों के बारे में जानते हैं। तो सल्तनत काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें सुल्तान जो है केंद्र बिंदु था शासन का। वजीर यानी प्रधानमंत्री ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार होता था। ये प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजूमदार ये उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। और खजीन कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरार होता था। आरिज ए मुमालिक ये दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख था। सद्र उस सुदूर ये धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कुजात ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके अलावा बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाला अधिकारी। दीवाने खैरात दान विभाग का। दीवाने बंदगान दास विभाग था। और दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था सल्तनत काल में। दोस्तों सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों और योग्य विद्वानों तथा धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष या प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। ये न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। अब आइए विभाग और बनाने वाले सुल्तानों के बारे में जान लेते हैं। दीवाने मुस्तख राज यानी वित्त विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग बलवन के द्वारा। दीवाने बंदगान दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों देखिए दीवान ए इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे और शासक के सबसे ज़्यादा विश्वासपात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग जिसको हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं पीडब्ल्यूडी, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। ये विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। और यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति के द्वारा होता था। इक्ताओं को शिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था जो कि एक सैनिक अधिकारी था। सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में जानते हैं। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर जो संपत्ति का 40वां हिस्सा था। और जजिया ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। खम्स के बारे में जान लीजिए। तो खम्स दोस्तों ये लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों में प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था। और शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। दोस्तों सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। और आप जान लीजिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम यानी गांव था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार और मुकद्दम यानी मुखिया होते थे। गांव का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। और इसमें 10 अश्वारोहियों को एक सरेखेल, 10 सरेखेल को एक सिपहसालार, 10 सिपहसालार को एक अमीर, 10 अमीर एक मलिक और 10 मलिक एक खान जो है, इस तरह से ये व्यवस्था लागू थी। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा
अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था और एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। दोस्तों, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में कुछ स्थान और उनकी प्रसिद्धि का कारण देख लेते हैं। सरस्वती ये अच्छी किस्म के चावल के लिए, अन्हीवाड़ा व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए और बनारस सोने चांदी और जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था और सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुत्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी और अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। और देखिए, देवल देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लूसेंट जीके के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हमने सल्तनत काल के वंशों तुगलक, सैयद और लोदी वंश तथा सल्तनत कालीन शासन और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस हो या फिर एक दिवसीय परीक्षाएं बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट, यूपी टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।